नमस्ते साथियों, अपनी लास्ट क्लास में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसके अंदर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की बात की थी, जिसमें हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, धन विद्युतीय, ऋण विद्युतीय और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं वो हमने अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम रेडॉक्स अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है वो ऑक्सीकरण अंक के आधार पर बात करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, उसमें ये बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है और कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीकरण संख्या, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहली बात है कि नॉर्मली हम रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान उनके आधार पर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार रेडॉक्स अभिक्रिया की जब पहचान नहीं होती है तो अंत में सारा किसका लेना पड़ता है, ऑक्सीकरण अंक। और सबसे बढ़िया तरीका होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की अगर आपको तुरंत पहचान करनी है तो किसके आधार पर, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर जो आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर जो उसका आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। या इसको ये कह सकते हैं कि किसी यौगिक में कोई परमाणु उपस्थित है और उससे जुड़े अन्य सभी परमाणु को आप हटा लो तो शेष उस परमाणु पर जो आवेश शेष बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अंक। हमें यहाँ डेफिनेशन से कोई लेन देन नहीं है, फिर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु पर जो आवेश होता है उसे उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं कि काफ़ी बार बच्चे एक तो ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता को एक चीज़ मान लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे संयोजकता, तो संयोजकता का मतलब होता है सहयोग करने की क्षमता। ये लिख लेते हैं हम कि संयोजकता, जिसको आप वैलेंसी बोलते हो, संयोजकता का मतलब क्या होता है, सहयोग करने की क्षमता। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो आप सब कहोगे कि +1। अब पहली बात, संयोजकता कभी भी प्लस माइनस या शून्य नहीं होती। हाँ, शून्य केवल किसकी होती है, अक्रिय गैसों की, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है। तो शून्य का प्लस माइनस और शून्य, तीनों प्लस माइनस और शून्य संयोजकता नहीं होती, क्रॉस लगाते नहीं होती है। और शून्य केवल होगी तो किसकी हो सकती है, अपवाद अक्रिय गैस है, और ये अपवाद के रूप में होता है। तो संयोजकता कभी भी प्लस माइनस में नहीं होती है। तो आप कहोगे सर हमें तो छोटी क्लास से ये सिखाया गया कि सोडियम है वो +1 उसकी संयोजकता होती है। वो सोडियम का जो +1 सिखाया गया था वो +1 उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक होता है। बात समझ में आई होगी। पहली बात करना, संयोजकता सहयोग करने की क्षमता होती है। संयोजकता कभी भी प्लस माइनस शून्य नहीं होती, शून्य केवल अक्रिय गैसों के अलावा किसी की संयोजकता शून्य नहीं होती है। संयोजकता सहयोग करने की क्षमता होती है। जैसे आप बोलते हैं सोडियम की +1, Cl की -1, तो ये +1 -1 में हम जो रिपीट करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल समझा दूँ जहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर संयोजकता, ये ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम देखो। संयोजकता सहयोग करने की क्षमता होती है प्लस माइनस, या ऐसे संयोजकता प्लस माइनस या शून्य नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझना यहाँ से। एक मैंने लिखा CH4, एक लिख देता हूँ CH2Cl2, क्लियर है, और एक लिख दिया मैंने CCl4। अब मुझे ये कहा गया कि इसमें कार्बन की संयोजकता बताइए।
किसकी? कार्बन की संयोजकता बताइए। तो सीधी सी बात है, इस यौगिक CH4 को आप मीथेन बोलते हो, यहाँ कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 4। तो यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। इसमें 2 हाइड्रोजन 2 Cl जुड़े हैं, तो यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। यहाँ पर बात करें कार्बन से 4 Cl जुड़े हुए हैं, तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पर कितनी है? 4 है। हो गई बात। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पर किसकी? ऑक्सीकरण अंक की। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन पे होता है 1+, तो 4 हाइड्रोजन पे 4+, तो 4+ का मतलब कार्बन पे यहाँ इस कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? -4। हाइड्रोजन पे देखो 2+ के और 2- के बराबर 0 हो गया, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण 0। कैसे निकालते हैं हम आगे बात करेंगे बिल्कुल इसके बारे में। यहाँ कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, 1 Cl पे होता है माइनस, तो 4 Cl पे -4, तो कार्बन पे हो गया +4। तो यहाँ आपने एक कंपाउंड मैंने लिखाया, वहाँ ऑक्सीकरण अंक, इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 है, इस यौगिक में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक 0 है, और इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +4 है। तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑक्सीकरण अंक है वो ±0 हो सकता है, लेकिन संयोजकता कभी भी 0 नहीं होती, और ± में नहीं 0 होती है तो वो अपवाद स्वरूप किसकी होती है? अक्रिय गैस है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब आगे हम बात करें कि जब हम ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं या कुछ सिंपल सी बातें होती हैं जो अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का क्वेश्चन पूछा जाए तभी अपनी बात होगी। क्योंकि मैंने कहा कि बिना ऑक्सीकरण अंक के रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ऑक्सीकरण अंक के कुछ नियमों की हम बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो, पहला पॉइंट कि मुक्त अवस्था में उपस्थित तत्व, फ्री अवस्था में यदि कोई तत्व उपस्थित है, चाहे वो परमाणुीय अवस्था में हो या आणविक अवस्था में हो, अणु के रूप में हो, उसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है। देखो यहाँ पे लिखूं कि पॉइंट नंबर 1 कि मुक्त अवस्था में उपस्थित तत्व, मुक्त अवस्था में उपस्थित तत्व परमाणुीय या आणविक, मुक्त अवस्था में उपस्थित तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। समझाऊंगा कैसे? मुक्त अवस्था में उपस्थित तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आपको ये पूछ लिया गया कि सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, तो 0 होगा क्योंकि मुक्त अवस्था में अकेला है। अगर आपको पूछ लिया गया पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 0 होता है। Cl2 का, अब Cl2 अणु आ गया, O2 N2 H2। अब जो क्वेश्चन आता है फास्फोरस अणु की परमाणुकता, उसमें कितने परमाणु जुड़े होते हैं, 4, तो P4। सल्फर अणु की परमाणुकता कितनी होती है, 8, तो S8। तो देखो ये हो गया आपके तत्व परमाणुीय अवस्था में, जैसे अक्रिय गैस लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ आर्गन लिख दिया, हीलियम लिख दिया। तो ये तो क्या हो गया आपके परमाणुीय अवस्था में, और ये हो गए आपके अणु के रूप में। तो चाहे कोई परमाणु के रूप में या अणु के रूप में हो, लेकिन कौन सी अवस्था, मुक्त अवस्था में होगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। हाँ, लेकिन कंपाउंड में हो, ऐसा नहीं हो कि NaCl दे दिया, अब बताओ इस Cl का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। आपने कहा था कि सर ने कहा था 0, तो 0 कर दे। देख रहे हो विनोद, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी मुक्त अवस्था में है तब उसका ऑक्सीकरण चाहे परमाणु के रूप में या अणु के रूप में 0 होगा, लेकिन अगर यौगिक के रूप में है तब 0 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट याद करना है, किसी तत्व के अपर रूप का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। तो लिख दूं कि तत्व के
अपरूप का तत्व के अपरूप का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे मुझे पूछा गया कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो प्रश्न दे दिया कि हीरे का ऑक्सीकरण अंक, तो बिना सोचे समझे क्या करना है? शून्य करना है। बिना सोचे समझे तो कर भी नहीं पाओगे, दिमाग लगाओगे तभी है। तो दोनों बात क्लियर होगी कि कोई भी परमाणु या अणु मुक्त अवस्था में कोई तत्व चाहे परमाणु के रूप में हो या अणु के रूप में, उसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। अगर किसी तत्व का अपर रूप है तो उसका ऑक्सीकरण अंक भी क्या होगा? शून्य होगा। अब तीसरा पॉइंट समझना, हम पढ़ते क्षार धातुएं अर्थात वर्ग नंबर 1 आवर्सानी में। क्षार धातुएं जिसको आप क्या बोलते हैं? वर्ग 1। क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में, क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में सदैव +1 होता है। यहां मामला आपको बिगड़ जाएगा, समझ से। क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है? ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फिर नॉर्मली हम इन्हीं की बात करते हैं। ये क्षार धातुएं, इनका ऑक्सीकरण देखो मुक्त अवस्था में तो 0 है, लेकिन यौगिक के रूप में, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने लिख दिया KCl, तो क्षार धातु है यौगिक के रूप में, तो इनका ऑक्सीकरण कितना होगा? +1। तो क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिक में सदैव क्या होता है? +1। तो बेटा अब इनकी बात हो गई, तो फिर दूसरा वर्ग कौन सा आता है अवस्थानी का? क्षारीय मर्दा धातुएं। लिख रहा हूं यहां पे, क्षारीय मर्दा धातुओं का, इसको क्षारीय मर्दा धातुओं का ऑक्सीकरण अंक सदैव +2 होता है। क्षारीय मर्दा धातुएं क्या थी? याद हो तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोई। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ फ्रेंशियम नहीं लिखा, यहाँ रेडियम नहीं लिखा। बेटा ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इसलिए हमने इनकी बात नहीं की। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक उनके यौगिकों में +1, क्षार मर्दा धातुओं का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में +2 होता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया MgCl2 का ऑक्सीकरण, MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो कितना होगा? सदैव +2 होगा। यहाँ तक की तो बात क्लियर है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आयन की। किसी आयन पर जो आवेश होता है, किसी आयन पर जो आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। 500 पॉइंट। आयन पर उपस्थित आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। आयन पर उपस्थित आवेश उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। जैसे सपोज करना, केवल आपके सामने लिखा हुआ Na+, अब ये परमाणु नहीं है, सोडियम प्लस का मतलब आयन बन गया। अभी सोडियम प्लस पे कितना प्लस का है? 1, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? +1। जैसे अगर मैंने लिख दिया O2-, तो इस ऑक्सीजन पे कितना आवेश है? -2, अर्थात इसका ऑक्सीकरण अंक -2 हो गया। जैसे आपसे पूछ लिया गया Al3+, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +3। कितना होगा? +3। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके 3 पॉइंट और बचे हैं, एक हाइड्रोजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए और एक हेलोजन के लिए। वो हमें विशेषकर ध्यान देने, उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। 5वें बिंदु 6ठे बिंदु पर चलते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा, जितने भी थे उन सबका मैंने एग्जाम्पल साथ में दे दिया है। अब देखो,
अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है हाइड्रोजन में कि कुछ जगह हाइड्रोजन +1 होता है और कुछ जगह हाइड्रोजन -1 होता है। देखो सामान्यतः हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, लेकिन जिन यौगिकों में हाइड्रोजन हाइड्राइड्स के रूप में होता है वहाँ -1 होता है, और कौन से कंपाउंड के लिए होता है उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो अगला छठा पॉइंट हम रखते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में सामान्यतः हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में सामान्यतः +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड्स में -1 होता है। समझना क्वेश्चन को क्या बोला है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में +1 होता है सामान्यतः, लेकिन जहां पर हाइड्राइड शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर क्या होगा, -1 होता है। देखो कैसे, जैसे हम बात करें +1 की बात करें, मैं तो माइनस की बात कर रहा हूँ, और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। देखो एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बच्चे मात कहाँ गाते हैं, बता देते हैं गलती करते हैं। अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर जो नाम क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम का ऑक्सीकरण अंक तो यहाँ +3 होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक। तो जहाँ मैंने हाइड्राइड शब्द बोल दिया है, इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना आ गया, -1। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड -1। एक आता है इसी से मिलता जुलता कंपाउंड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1 होता है। एक आपने नाम सुना होगा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1। एक हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, -1। तो यहाँ से ये बातें बिल्कुल आपके माइंड में होनी चाहिए कि जहाँ पर हाइड्राइड आ जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, -1। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए कि ज़्यादा अगर एक कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं एग्जाम्पल से हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक पूछा गया। लेकिन ध्यान रखना, इन हाइड्राइड्स में हम हाइड्रोजन की बात की है, अगर एल्यूमिनियम की बात कर ले, बोरोन की अलग कर ले, तो वो जो इनका होगा वही होगा। क्लियर हो गया हाइड्रोजन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर इसमें 7वां पॉइंट, ऑक्सीजन की बात करें। अब ऑक्सीजन आप सब जानते हो -2 होता है, तो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -2 होगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में सामान्यतः -2 होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में -1/2 +1 और +2 भी होता है, और वहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देखो कि क्या लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन, ये भी लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में सामान्यतः -2 होता है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन विशेष ध्यान रखना इसको कि जहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ आ गया, पेरोक्साइड, ये इसको भी मैं बात कर दूं, लेकिन को छोड़ो, आपको और इजी आ जाए। जहाँ पर ऑक्सीजन किस रूप में हो, ऑक्साइड में, जहाँ ऑक्सीजन किस रूप में हो, ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में, वहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 होगा। जैसे समझाऊं, H2O में, किसमें, H2O में O का ऑक्सीकरण अंक कितना है, -2। तो सीधी बात है, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में होगा वहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। लेकिन अब यहाँ, क्योंकि ये बात तो आप जानते हो, अब बात यहाँ से पकड़नी है, पेरोक्साइड, क्या लिखा है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, देखो हम बात किसी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की करना, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1 होता है। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरोक्साइड का एग्जाम्पल जानते हो, जैसे आपने सभी ने सुना होगा H2O2,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका उपयोग है, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है। पुराने चित्र होते हैं जिनमें चमक गायब हो जाती है, तो उनमें चमक उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता, बता दिया है। तो बिल्कुल याद होना चाहिए, पेरोक्साइड के रूप में हमने याद किया H2O2। तो इसमें ऑक्सीजन का, इसमें H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, -1 होता है। अब देखो एक आता है सुपर ऑक्साइड, क्या लिखा है कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो याद कर लेना कि अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1/2 होता है। ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो ये होता है NaO2, KO2। इन कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1/2 होता है। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं, बात करते, पॉइंट को पकड़ते हैं कि दो कंपाउंड लिखे हुए आपको बहुत बार पढ़े होंगे, O2 F2 OF2। पर्सन आएगा O2 F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक। देखो सीधी बात है, नॉर्मली ऑक्सीजन माइनस में होता है, ऑक्सीजन माइनस में होता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करना कि मैंने ये पूछा कि ये लाइन छोटी है बड़ी है, तो आप कहोगे सर हमें पता नहीं है बड़ी है छोटी है, लेकिन अब ये लाइन क्या हो गई है, इसकी तुलना में ये लाइन छोटी है, लेकिन इसकी तुलना में ये लाइन क्या है, बड़ी है, तो तुलना पे आधारित है। अब जो प्लस माइनस क्या होता है, अगर ज़्यादा माइनस, एक ज़्यादा माइनस का और एक कम माइनस का होगा, तो ज़्यादा माइनस वाला तो माइनस में लिखा और कम माइनस वाला प्लस में काउंट कर लेंगे। देखो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। देखो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इसके साथ कोई तत्व अगर जुड़ गया तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इस कारण से इन दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक किस में होता है, प्लस में होता है। अब ये याद कर लेना, O2F2 में, O2F2 में और OF2 में, तो O2F2 में O का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है और OF2 में O का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। हम ज्ञात भी कर सकते हैं, तरीका होता है इनका निकालने का, वो हम लास्ट में बात करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं हैलोजन का। देखो जो फ्लोरीन होता है वो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, अर्थात फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। बाकी शेष सभी हैलोजन का -1 भी हो सकता है, +1 +3 +5 +7 तक होता है। तो इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ पे कि देखो बात करें, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। जबकि तो आपने पढ़ा आवर्त सारणी का 17वां वर्ग हैलोजन, फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो फ्लोरीन है वो सदैव क्या रहेगी, -1, बाकी सभी -1 +1 +3 +5 +7 जिस प्रकार के कंपाउंड उनसे जुड़े उन पे निर्भर करेगा। तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, जबकि अन्य हैलोजन कोष्टक में लिख लेना, क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक अपने यौगिकों में -1 +1 +3 +5 +7 तक होता है, +7 तक होता है। ध्यान रखना, अब फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक उसके यौगिक में हम बात कर रहे हैं। तो ये थे ऑक्सीकरण से संबंधित कुछ नियम कह सकते हैं, कुछ पॉइंट कह सकते हैं जो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बात करते हैं देखो आगे कि दो कंपाउंड में लिख रहा हूँ और हम उनके ऑक्सीजन अंक कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। समझो, एक कंपाउंड मैंने यहाँ लिख दिया KMnO4, दूसरे को थोड़ा घुमा लेते हैं तो Cr2O7, 2 माइनस कर दिया, Cr2O7 2 माइनस। अब देखो इनमें ऑक्सीजन किसका ज्ञात करना होता है, जैसे मैंने इसके नीचे लाइन खींच दी मैग्नीज, तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीजन अंक कितना होता है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जैसे यहाँ बात कर लेते किसकी, Cr की। रेखांकित जो पद है, रेखांकित जो तत्व उसका हमें ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना है। तो देखो सबसे तरीका, सिंपल सा तरीका ये होता है कि जिसका हमें ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना है, जिसका हमें ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना है उसको तो मानेंगे x। क्या मानेंगे, x। और शेष जो बच गया है, जिनका जो ऑक्सीजन अंक है वो लिखकर उसका हमें ज्ञात करना होता है। जैसे KMnO4, तो K की बात करें, पहली बात तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, और उपयोग मुख्यतः लाल दवा के रूप में। ठीक है, तो KMnO4, K कौन से वर्ग में आता है, पहले वर्ग में, क्षारीय धातु है। अभी बात की क्षारीय धातु का ऑक्सीजन अंक सदैव माइनस नहीं बेटा, +1 होता है। तो पोटेशियम का +1, मैग्नीज की जिसका ज्ञात करना उसको क्या मान लिया, X। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4, और नॉर्मली जहाँ ऑक्साइड होता है वहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक -2। क्लियर है। अब इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ क्या हो गया, 0। अब देखो प्लस का 1, x -8 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का कितना हो गया, 7। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नीज है, ये Mn है, उसका ऑक्सीजन अंक कितना आया, +7। Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, डाइक्रोमेट आयन। क्रोमियम का ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना, इसको क्या मानेंगे, x। तो कितने x हो जाएंगे, 2x। कितने ऑक्सीजन है, 7। कितने ऑक्सीजन है, 7। एक ऑक्सीजन का होता है -2। अब देखो इस पूरे कंपाउंड पे, कितना माइनस का निशान है, 2 है, तो बराबर में आप कितना लगा दो, 2 लगा दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, वो तो आप कर लोगे कि 2x -14 बराबर -2, तो 2x बराबर +12 और x बराबर हो जाएगा 12/2, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर इस क्रोमियम, इस क्रोमियम का ऑक्सीजन अंक कितना आया, +6 आया। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन अंक ज्ञात कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, किसके आधार पर, ऑक्सीजन अंक के आधार पर। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो आपकी NCERT बुक या RBSC वाली बुक है, उसमें किताब के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए रेडॉक्स अभिक्रिया की, उनकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें उनकी पहचान करनी होती है। तो कि वही रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे तो 2 बातें होंगी बिल्कुल। एक को आप क्या नाम दोगे, ऑक्सीकरण, और दूसरे को क्या नाम दोगे, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखो डेफिनेशन हमें यहाँ पर जो हमें परिभाषा देनी है वो रेडॉक्स अभिक्रिया की हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो नाम ऑक्सीकरण अंक है, वो ऑक्सीकरण से मैच कर रहा है, ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीकरण से, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, और जहाँ ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी वह अपचयन कहलाएगी। शॉर्ट में लिख लेते हैं कि वह अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण, एक ध्यान रखना ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीकरण इसी को क्या बोलते हैं, उपचयन। बच्चे यहाँ मात खा जाते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। और सीधी सी बात है कि अगर इसकी बात करें, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या हो, कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयन। तो उम्मीद है ये बातें बिल्कुल फिट बैठ चुकी होगी दिमाग में कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अंक में कमी तो अपचयन। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। सबसे ज़्यादा क्योंकि रिएक्शन मिलेगी, उस रिएक्शन के आधार पर हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करनी होती है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जब आता है, जब अभिक्रिया में क्वेश्चन आता है कि निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, या ऑक्सीकृत पदार्थ कौन है और अपचयित पदार्थ कौन है। तो देखो इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर उन्हीं एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि एक रिएक्शन अपनी यह कहते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ गर्म किया। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई, उसको गर्म किया तो क्या बन गया, कॉपर प्लस H2O बन गया। कॉपर प्लस क्या बन गया, H2O बन गया। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब प्रश्न क्या आएगा कि इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया, ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करनी है। अब देखो यहाँ पर तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर बात कर लोगे। देखो समझना कि समान जो समूह है, अब ये इधर अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया, तो जो समान समूह अभिकारक उत्पाद में उनके जोड़े बना दो। वैसे जोड़े तो ऊपर वाले बनाते हैं, ठीक है। तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, क्लियर। अब देखो साफ समझ में आ रहा है कि CuO से Cu बना, CuO से Cu बना तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। अब सीधी बात है, ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीजन, कमी तो अपचयन। ऑक्सीजन की कमी तो यह अभिक्रिया क्या होगी आपकी, अपचयन। H2 था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है तो यह अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण। अब आपको एक विशेष बात बता दूं, फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें सबसे बढ़िया तरीका होता है अभिक्रिया की ऑक्सीकरण और अपचयन का पता लगाने का, मतलब ऑक्सीकरण अंक। देखो इधर यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण अंक है +2, कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2। हाइड्रोजन H2 का ऑक्सीकरण अंक है 0। यहाँ कॉपर मुक्त अवस्था में आ गया तो इस कॉपर का ऑक्सीकरण अंक 0। H2O, हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1। अब देखो समझो, +2 से 0 हुआ, ऑक्सीकरण अंक +2 से 0, तो +2 से 0 का मतलब कमी होनी, कमी का मतलब अपचयन। 0 से +1, 0 से +1 क्या हो गया, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट की बात करें, एक और एग्जांपल सिंपल जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। Zn वाला कि ZnO प्लस कार्बन, ZnO प्लस कार्बन से हमने क्या बना दिया, Zn प्लस CO बना दिया। Zn प्लस कार्बन से Zn प्लस CO बना दिया। अब सीधी बात है, ये तो पहचान कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समान समान के जोड़े बना दो, तो Zn को ZnO को Zn से, कार्बन को यहाँ से। यहाँ आपकी बात समझ में आ रही है कि सर ZnO से ऑक्सीजन कम हो गया, ZnO से Zn बना तो ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन कम होने का मतलब अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन। पहले कार्बन था, अब कार्बन में O जुड़ गया है, कार्बन में O जुड़ गया है तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। और
यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीकरण अंक के आधार पे, ऑक्सीकरण अंक के आधार पे। अब देखो इधर कि Zn में Zn का ऑक्सीकरण अंक +2 है, कार्बन का 0 है, यहाँ Zn का 0 हो गया और कार्बन का +2 हो गया। अब समान का ऑक्सीकरण अंक देख लो, Zn +2 से 0 हो गया, Zn +2 से 0 हो गया, तो +2 से 0 का मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, अभिक्रिया अपचयन, 0 से +2, 0 से +2 ऑक्सीजन अंक में वृद्धि, ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से तीसरा एग्जाम्पल लूँगा, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है। ये अभिक्रिया तो केवल हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ही बता देंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है वहाँ पर बिना इस ऑक्सीकरण अंक के अभिक्रिया की पहचान करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो Mn मैग्नीज लिख रहे हैं, MnO2 + 4HCl, क्या लिखा, MnO2 + 4HCl, तो क्या बन गया आपका MnCl2 + Cl2 + H2 MnO2 + 4HCl से MnCl2 + Cl2 + 2H2, ये इक्वेशन आपके सामने। अब देखो यहाँ जब हम बात करेंगे तो यहाँ इस रिएक्शन की जब हम बात करें तो अब कन्फ्यूजन हो गया, और यहाँ अपने को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी अभिक्रिया का ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो देखो ऐसी जगह अगर पता लगाना तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑक्सीकरण अंक। देखो समझाता हूँ कैसे, कि यहाँ MnO2 है तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना +4 निकाल सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो देखो ऐसे कर सकते हैं, MnO2 मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना बना x, ऑक्सीजन कितने 2, एक ऑक्सीजन का होता है -2 = 0, तो x बराबर कितना गया +4, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नीज का Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना लिख दिया आपने +4, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ कोई चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो Cl है, इस Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 है, नॉर्मली हेलोजन का -1 होता है। अब देखो MnCl2, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक +2 हो गया, मैग्नीज का ऑक्सीकरण +2 हो गया, और Cl2 अणु अवस्था में आ गया है, तो इसका ऑक्सीकरण कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ Cl2 का ऑक्सीकरण कितना हो गया 0, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखो बाकी देखो आप बच्चों सर आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात नहीं की है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैग्नीज का +4 है, Cl का -1, यहाँ मैग्नीज का +2, Cl का 0, क्लियर बात। अब देखो सीधा सा एक ही तरीका था कि समान को मिला दो, तो HCl को यहाँ Cl से मिला दिया, Mn को Mn से मिला दिया, क्लियर है। अब देखो साफ पकड़ कर लोगे कि Mn का ऑक्सीकरण अंक +4 था, +4 से आपने क्या बना दिया +2 बन गया, +4 से +2 ऑक्सीजन अंक में कमी, और ऑक्सीजन अंक में जब कमी होती है तो उस अभिक्रिया को आप क्या कहते हो, अपचयन। क्या कहते हो, अपचयन। यहाँ देखो HCl में Cl का ऑक्सीकरण अंक -1 से बन गया 0, माइनस से 0 आया है, इसका मतलब कमी है वृद्धि हो गई, तो -1 से 0, तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। अब आप कहोगे सर ये बात तो छोड़ो, ये बात तो छोड़ो, ये तो हमें पता लगा लेंगे, लेकिन मेन कन्फ्यूजन होता है ऑक्सीकारक, अपचाय, अपचयित और ऑक्सीकृत में। ये तो हमें बता देंगे, लेकिन परेशानी कहाँ होगी, ऑक्सीकारक। तो उसका तरीका मैं समझाता हूँ, वो देखो आप कि कैसे आपको उसको याद करना है। देखो मैंने लिखा ऑक्सीकारक, सॉरी इतने में आप थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखा है, ऑक्सीकरण जानते हो, एक शब्द मैंने लिख दिया अपचयन। दूसरा अपचयन से क्या होता है, अपचायक। ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऑक्सीकारक। और तीसरा आपने पढ़ा होगा अपचयित, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीकृत।
आप सोच रहे हो कि सर ने ऐसे रंगीन क्यों लिखा है, बड़ा शौक नहीं है रंगीन बोर्ड करने का, समझ में आना चाहिए बात एक ही। अब शब्द को पकड़ना, बच्चों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सबसे पहली बात शब्द समझना कि अगर आपसे पूछे अपचाय कौन होता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अपचायक जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऑक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आपके माइंड में एक बात क्लियर कर लेना कि ये तीनों भाई समान है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक और अपचयित। बताऊंगा कैसे याद करना। आपने इसको समझ लिया तो फिर आपके इस टॉपिक में कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहां पर बात करें आपके ऑक्सीकरण, अपचायक और ऑक्सीकृत, ये चीजें मैंने लिख दी। इन तीनों को एक साथ जोड़ के याद करना है, और बाकी के जो बच गए और ये तीनों भी एक साथ होंगे। समझना आप कैसे। सबसे पहले बच्चों में क्या होता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अभी बात चल रही है यहाँ पे, क्वेश्चन आएगा। आप इसी अभिक्रिया की बात करो, ऊपर वाले की। देखो इसको देते थे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। आपको दिया कि समीकरण नंबर 1 में ऑक्सीकारक पदार्थ, नंबर 2 अपचायक पदार्थ, नंबर 3 ऑक्सीकृत पदार्थ, यहां तो वहां जगह नहीं है, नंबर 3 ऑक्सीकृत पदार्थ, और नंबर 4 अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। अब नॉर्मली बच्चों में कंफ्यूज क्या होता है, सर 4 है, ये भी 4 है, अब इन चारों में 4 के मान होंगे। माइंड को यहाँ पे करना कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी यहीं से आता है और गलती भी यहीं से आती है। सबसे पहले क्या समझना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, कोई पदार्थ नहीं है। जैसे कोई वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अपचयन अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन तो अभिक्रिया हो गई। अब वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अपचाय कहलाएगा, यह शब्द पकड़ना है। और वह अभिक्रिया जो वह पदार्थ, देखो वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो तो ऑक्सीकरण हो गया, और उस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो होता है अपचायक। अपचायक तो बिल्कुल क्लियर करनी है कि ऑक्सीकरण, अपचायक, ऑक्सीकृत तीनों को एक साथ याद करना है, तीनों आए तो एक पे चलना है। उसी प्रकार अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचयित तीनों एक ही है, ऐसे माइंड में फिक्स कर लो। अब होता क्या है कि आपके माइंड में होगा कि इधर 4 ये 4, नहीं बेटा देखो आप सब जानते हो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो बेटा अभिक्रिया किसके मध्य होती है, अभिकारक के मध्य होती है। उत्पाद तो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रखना है इन चारों का जब भी आपको आंसर पूछा जाए तो इधर अभिकारक की तरफ ही ध्यान देना, उत्पाद की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। फिर से समझा दूं कि जब बच्चे गलती ये करते थे कि चारों में कन्फ्यूज होते हैं, कि सर ने बताई थी कि जब भी इन चारों के बारे में पूछा जाए तो आंसर आपका इधर होगा, क्योंकि अभिक्रिया में अभिक्रिया किसके मध्य होती है, अभिकारक के मध्य। तो ये जो चारों पदार्थ बन रहे हैं वो क्या आपके अभिकारक में से आएंगे। ये उत्पाद तो प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इनका आंसर कैसे देंगे, समझना। आपसे पूछा गया ऑक्सीकारक पदार्थ, अब दिमाग में कन्फ्यूजन, सर इसमें तो समझ में नहीं आता ऑक्सीकारक क्या है। तो देखो आप ये पकड़ो कि ऑक्सीकारक का मतलब आपको क्या पहचाननी, अपचयन अभिक्रिया। तो देखो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब आप बोलोगे सर कन्फ्यूजन है, अपचयन इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। तो मैंने कहा कि उत्पाद की तरफ अभिक्रिया कहाँ होगी, अभिकारक में, तो इधर वाला आंसर लिखना है। तो ऑक्सीकारक पूछा, इसका मतलब आपको क्या बताना, अपचयन। तो यहाँ ऑक्सीकारक के रूप में, यहाँ ऑक्सीकारक के रूप में आपका आंसर क्या हो जाएगा, CuO। समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या पूछा, अपचायक, अपचायक, अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण। तो देख लो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, H2 का। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, H2 आ गया। अभी 1-2 एग्जाम्पल हम और लेकर समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्लियर है। अब पूछा ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत
ऑक्सीकरण याद करना है, ऑक्सीकृत अपचायक ऑक्सीकरण, जो सीधी ये लाइन याद होनी चाहिए। तो ऑक्सीकृत पूछा है, इसका मतलब आपको क्या बताना है, ऑक्सीकरण। तो देख लो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका होगा, H2 का। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, वो क्या होगा, देखो गलती हो गई, यहाँ तो H2 और ये भी H2 हो गया। अब क्या पूछा, अपचयित, अपचयित, देखो अपचयित, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा, Cu। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन 5 मिनट की बात हो रहा है, कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, इसको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी में होते हैं। अब किसी में भी पूछ लिया जाए, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन हम इसकी बात करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, समझे आगे। अब देखो, अब हम इसकी बात कर लें, ZnO प्लस C से Zn प्लस CO बना, और इस अभिक्रिया में आपसे क्या पूछ लिया गया, इन चारों के बारे में पूछ लिया गया। तो बेटा तकलीफ किस बात की है, लाइन तो वही रहेगी, अपचयन ऑक्सीकारक अपचय तीनों एक को याद करना है। इन तीनों को जो बोलने का तरीका कुछ भी हो, अपने को एग्जाम क्वेश्चन हल करके आना। तो जैसे मैंने बनाई ये आपके माइंड में बिल्कुल रह जाएगी और इससे गलती नहीं होगी। अब देखो पहले में क्या पूछा है, ऑक्सीकारक। तो पहले देखा कि ऑक्सीकारक का मतलब क्या जान देना, अपचयन। तो अभिक्रिया में देखो ये अपचयन हो रही, अब इधर या उधर, तो उधर तो आपका क्या होता है उत्पाद, इधर अभिकारक में से आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ZnO। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ZnO। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, ZnO। अपचेत देखो सीधा, ऑक्सीकारक के बाद सीधा आ रहा हूँ अपचेत। अपचेत का मतलब भी एक ही चीज़ है, अपचेत एक ही है दोनों। तो इसका मतलब मैंने कर दिया ZnO। अब आ जाओ अपचायक, क्या बात कर रहा हूँ मैं, अपचायक। अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण, तो आ जाओ ऑक्सीकरण क्या होगा इसमें, C। ऑक्सीकरण क्या होगा आपका, C। ऑक्सीकृत पदार्थ, ऑक्सीकृत पदार्थ, ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीकरण, वो भी आंसर क्या हो जाएगा, C। बच्चों में गलती कहाँ होती है कि वो क्या करेंगे, ऑक्सीकारक को अपचायक को तो इधर मान लेंगे, इन दोनों को उधर मान लेंगे। मैंने कहा अभिक्रिया किसके मध्य होती है, अभिकारकों के मध्य। तो जो रिजल्ट आएगा वो अभिकारक में से लिखना पड़ेगा अपने को आंसर। तो बिल्कुल ये चीज़ें तभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल आपको इजीली याद हो जाएगा। तो उम्मीद है ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें आपसे तीसरी वाली रिएक्शन के लिए कि ये अपचयन वाला मामला है, ये ऑक्सीकरण मामला, ऑक्सीकरण का मामला है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप खुद इजीली दे दोगे, समझा दोगे, कोई परेशानी आपके नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपके लिए छोड़ दिया है। इन चारों का, इस रिएक्शन के आधार पर इन चारों का आंसर है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि इतना पढ़ाने के बाद आपको कितना समझ में आया है, इतना पढ़ने के बाद हमें कितना समझ में आया। तो इन चारों के आंसर है वो कमेंट्स में बता दीजिए। इसके बाद इस चैप्टर की एक वीडियो आपको और मिलेगा, जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से अपनी NCERT, RBSc या विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको किस प्रकार से हल करवाया है, हल किया मैंने, उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। टॉपिक को 1-2 बार समझोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन इन चीज़ों में था वो तरीका मैंने बता दिया कि इनको याद करने का ये तरीका है, ये तीनों का आंसर एक होगा। देखो ये तो अभिक्रिया हो गई, ये इन दोनों को तो क्या होगा, अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। तो अभिकारक में से इनका आंसर आएगा। तो अपचयित, ऑक्सीकारक, अपचयन एक है, ऑक्सीकरण, अपचायक और ऑक्सीकृत एक होता है। आंसर सदैव तीर के निशान के इधर देना है, तीर के निशान के इधर देना है। और पहचान कैसे करनी है वो मैंने आपको समझा दी है। इसका आंसर आप कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट मिलेंगे नई क्लास के साथ। उम्मीद है ये ऑक्सीकरण अपचयन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कमेंट्स में बताना कि कौन से साइंस के टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट्स उसी का कर दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक हम वही लेकर आएंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और क्लास आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर ज़रूर करें।